फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करते हैं आज जनरल साइंस। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यूपी होम गार्ड 2025 की भर्ती के लिए फिजिकल अगर आप अपना तैयार करते हैं तो आपके रिटर्न की जिम्मेदारी होगी मेरी। उसी वादे के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये क्लास, और चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास को जारी रखते हैं अपना सफ़र। देखिए, हम इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इंग्लिश हिंदी में साथ लेकर के चलूँगा, तो आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से, जैसे कि आपका सिलेबस इधर है, देखिए ये है आपका सिलेबस, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान। क्या है? सामान्य विज्ञान। अब हम सामान्य विज्ञान का ऑपरेशन करने वाले हैं, एक ही वीडियो में पूरे सामान्य ज्ञान को कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है कि भाई फिज़िक्स, एक मिनट मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। रुकिएगा ज़रा, हाँ ये ठीक रहेगा। और इसको करता हूँ रेड और थोड़ा सा डार्क, ठीक है। अब देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर। हाँ, कि भाई हमारे सिलेबस में आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। सबको पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। अब आते हैं सॉरी माफ़ करिएगा। अब आते हैं इनके बेसिक लेवल। हमें हमेशा होम गार्ड के एग्ज़ाम में हमें हमेशा बेसिक लेवल का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ करके बाबा नहीं बनना है, एग्ज़ाम निकालना है, फटाफट नंबर लाने हैं, तो हमें क्वेश्चन गिराने हैं बस, उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई कि इकाइयाँ एवं मापन, सबसे पहला हमें होता है इकाइयाँ और मापन। तो इसमें होती है एसआई यूनिट। तो जो लंबाई की एसआई यूनिट वो क्या है? मीटर। क्या है? मीटर, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मास, जो कि द्रव्यमान का, क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। टाइम, टाइम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? सेकंड। और तापमान का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। तो आप गारंटी लेता हूँ इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। इन चार चीज़ों को अगर आप याद करेंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एक क्वेश्चन आपका इसमें से होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अब चीज़ों को नापने के लिए, जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, यानी लेंथ, मास, टाइम, इनको नापने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मीटर स्केल से हम लंबाई नापते हैं, सबको पता है। एक वर्नियर कैलिपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर से हम क्या नापते हैं, तो लंबाई। बीम बैलेंस आपने देखा होगा, जो टाइल के मिस्त्री होते हैं वो जब टाइल लगाते हैं तो उसको सीधा, वो टाइल सीधी है कि नहीं, उसके लिए एक उपकरण लेकर के आते हैं जो कि इस तरह से होता है और उसमें कुछ वाटर लेवल जैसे कुछ भरा होता है। तो जब वो एक सीधी दीवार पर उसे रखते हैं तो उसका वाटर लेवल बिल्कुल सीधा होता है, तो उसे हम कहते हैं बीम बैलेंस, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम समय पर, और समय नापते हैं हम स्टॉप वॉच से। थोड़ा सा सुधार करूंगा मैं, ये बीम बैलेंस वो नहीं है जो मैंने बता दिया, वो वाटर लेवल बैलेंस है। बीम बैलेंस होता है कि आपका मास नापने के लिए, वजन नापने की एक मशीन होती है, उसको हम बीम बैलेंस कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, बीम बैलेंस से हम द्रव्यमान नापते हैं और उसके बाद में स्टॉप वॉच से हम नापते हैं समय। अब देखते हैं परीक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, वो क्या है कि बल की इकाई क्या है भाई? न्यूटन है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब आते हैं मोशन एंड फोर्स, यानी गति एवं बल में। तो अब चाल, जो कि स्पीड है, उसका क्या फॉर्मूला है? दूरी अपॉन समय, यानी कि दूरी अपॉन समय। हमें सबको पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे हमेशा। और वेलोसिटी, यानी कि वेग, वेग में दिशा होती है। क्या? वेग में दिशा होती है। वेग में क्या होती है? दिशा होती है। ये अपने दिमाग में रख लेना है, वेग में दिशा होती है। उसके बाद में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन और समय, यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब हुआ, हम उसे ए से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन के नियम पे। भाई न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये आपका होमवर्क है। ये आपको तीनों नियम एक बार पढ़ लेना है। हालांकि पेपर में एमसीक्यू है तो न्यूटन के नियम लिखने के लिए नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है। ये क्वेश्चन पक्का है, एग्जाम में आने वाला है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? पहला नियम है न्यूटन का, ठीक है। सॉरी। अब आते हैं
दूसरे नियम पर जो कि है फोर्स। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसके बाद में क्रिया के लिए हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, और क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है। ये है न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा नियम। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया और फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्शन बराबर रिएक्शन, ये तीनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इनमें से एक क्वेश्चन तय है। अब जैसे आते हैं जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलना कैसे पॉसिबल है, मतलब चलना घर्षण के कारण ही संभव हो सकता है। तो चलना कैसे संभव हो सकता है? घर्षण के कारण ही, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इसमें वर्क, एनर्जी और पावर में, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है? बल और दूरी, मतलब कितनी दूरी तय की गई, कितना बल लगा, अगर उसे हम गुणा कर देंगे तो कार्य आ जाएगा। अब आते हैं एनर्जी के टाइप। क्या क्या टाइप है एनर्जी के? तो है काइनेटिक, सॉरी एनर्जी के टाइप क्या क्या है? काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ये दोनों, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थोड़ा कम है, बट ये देखिए ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य और समय, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मतलब कि अगर हम कहें कितना पावर है तो कैसे पता चलेगा? कितना काम हुआ और कितने समय में उतने पावर से काम हुआ, ठीक है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए ऊर्जा की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल। इसको आप एक कॉपी लेकर के बैठिएगा साथ साथ में, और मोटी मोटी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, उसको आप एक बार लिखते रहिएगा। वैसे मैं आपको ये नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टू टाइम, और हम लोग प्रैक्टिस पेपर भी करते रहेंगे। अब आते हैं कॉमर्शियल यूनिट, यानी कि घरेलू, जो घरेलू यूनिट होती है वो बिजली की, वो किस में मापी जाती है? वो भी पावर होती है। कैसे नापी जाती है? किलोवाट आवर में। क्या है यूनिट उसकी? किलोवाट आवर। अब आ जाते हैं हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा एवं तापमान। अब हीट हमेशा, जो कि ऊष्मा होती है वो हमेशा कहाँ से बहती है? गर्म से ठंडे की ओर। कहाँ से बहती है? गर्म से ठंडे की ओर। अगर हम एक कप चाय रख देते हैं तो वो धीरे 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 क्या होती है? हवा में ठंडी हो जाती है, और उसकी गर्मी पूरी हवा में बाहर निकल जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? गर्म से ठंडे की ओर बहती है, ठीक है। अब थर्मामीटर के प्रकार, कितने प्रकार के थर्मामीटर हैं भाई? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक क्लिनिकल, एक प्रयोगशाला। क्लिनिकल मतलब जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, और प्रयोगशाला मतलब जो लैब में यूज़ होता है। अब उसके बाद में आते हैं ऊष्मा को, गर्मी को नापने के क्या क्या पैमाने हैं? तो वो है सबसे पहले सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन स्केल है। इनके 3 स्केल हैं। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी, मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना हो, शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं लाइट एंड साउंड पर। देखिए प्रकाश और ध्वनि, तो हमेशा हमें याद रखना है प्रकाश सीधे रेखा में चलता है। उसके बाद में रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का एक नियम है जो कि हमें पता होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर, कई सारे एंगल दिए जा सकते हैं ऑप्शन में, और हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे टिक करना होगा, ठीक है। अब आते हैं ध्वनि पे भाई। तो इसमें क्या है? इसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे माध्यम नहीं रहेगा, जो कि आउटर स्पेस है, वहाँ पर हमें ध्वनि नहीं सुनाई देगी, साउंड। अब ये वैक्यूम में नहीं चल सकती है, ठीक है। जबकि लाइट इसके अपोजिट, जो कि लाइट है वो वैक्यूम में चल सकती है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ देखते हैं, रसायन विज्ञान में। तो जो मैटर है उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे, बट इसके बाद भी हम देखते हैं इनका स्टेट कैसे बदलता है। या तो मेल्टिंग होगा, फ्रीजिंग होगा, या इवापोरेशन होगा, यानी गलन, या फिर जमेगा, या तो वाष्पीकरण होगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में, ठीक। एलिमेंट मतलब क्या होता है? एक तरह के ही एटम हो। जैसे ऑक्सीजन है तो उसका फॉर्मूला है O2, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ही तरह का एटम है, ये मिल करके क्या बनाएगा? एक एलिमेंट, यानी कि तत्व। उसके बाद में आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड होता है कि फिक्स रेशियो में अगर 2 एलिमेंट को मिला दिया जाए, 2 से या 2 से अधिक, ठीक है, निश्चित अनुपात में, जैसे कि है जल, यानी कि H2O, ठीक। अब उसके बाद में मिश्रण होता है कि कोई भी रेशियो है ही नहीं है उनका, किसी भी रेशियो में कोई भी चीज़ अगर मिला दिया जाए तो वो मिश्रण हो जाता है। जैसे कि वायु है, कुछ परसेंटेज उसमें हाइड्रोजन है, कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन है। आपका ये होमवर्क है, पता करेंगे कितना % हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है और कितना नाइट्रोजन है। उसके बाद में हवा एक मिश्रण है। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा क्या है?
पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एलिमेंट है, यानी तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, तो आपको मिश्रण टिक करना है। उसके बाद में आते हैं एसिड बेस सॉल्ट पे, यानी अम्ल, क्षार और लवण पे। अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं, ठीक है, क्षार कड़वे होते हैं, और जो लवण बनता है वो अम्ल और क्षार को मिला करके बनता है। यानी सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को मिला करके बनता है सॉल्ट, ठीक है। अब आते हैं सूचक पे, यानी इंडिकेटर्स पे। इन पे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन सकते, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब उसके बाद आते हैं मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु अधातु पे, ठीक। तो धातु अधातु की कुछ जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि भाई जैसे मेटल होते हैं तो हीट कंडक्ट करते हैं, यानी कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इससे गर्मी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। उसके बाद में ये मैलिएबल होते हैं और ये डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल मतलब इन्हें पीट पीट करके सीट के आकार में बनाया जा सकता है, और डक्टाइल मतलब इन्हें तोड़ मरोड़ के तार का आकार दिया जा सकता है, ठीक है। तभी हम बिजली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम धातु का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉरी, नॉन मेटल के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती, मतलब वो ऊष्मा के सुचालक नहीं होते, वो मैलिएबल नहीं होते, यानी तन्य नहीं होते, नम्य नहीं होते। उसके बाद में ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और ब्रिटल होते हैं। अब उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई लोहा है जैसे, तो उसे जंग लगने के लिए, ठीक है, लोहे में जंग लगने के लिए वायु एवं जल की आवश्यकता है। किसकी? वायु एवं जल की। तो ऑप्शन दे देगा वायु एवं जल की, सिर्फ वायु की, सिर्फ जल की, कुछ ऐसे, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें वायु एवं जल दोनों टिक करना है। उसके बाद में आते हैं दैनिक जीवन के रसायन पर। जैसे जंग लगना मतलब अभी मैंने समझाया आपको, लोहा, ऑक्सीजन और जल, ठीक है। और जंग से बचाव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, या तो हम पेंट करें या तो उसे गैल्वनाइज्ड करें, ठीक है। तो दो तरीके हैं, पेंट करना और गैल्वनाइज करना। अब आते हैं जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान में जो जीवन की सबसे मूल इकाई है, सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो है सेल, यानी कि कोशिका, सेल। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की करी थी खोज, ठीक। अब आते हैं कोशिकाओं के इंपॉर्टेंट भाग पे, जो कि है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि नाभिक, साइटोप्लाज्म, कोशिक झिल्ली। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई जीवन की मूल इकाई क्या है और इसके खोजकर्ता कौन थे। अब आते हैं मानव के पाचन तंत्र पर। मानव का पाचन तंत्र इतना खास आपके लिए महत्व तो नहीं रखता है, बट फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि जो सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है वो होता है एमाइलेज, ठीक है। क्या? एमाइलेज, ठीक। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं सांस लेते समय, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और गैसों का जो आदान प्रदान है वो कौन करवाता है? एल्वियोली करवाता है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं सर्कुलर सिस्टम पे। सर्कुलर सिस्टम के कुछ हिस्से जो कि हैं हार्ट है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, जैसे कि हृदय, रक्त वाहिकाएँ, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, वो है हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4। नॉर्मल पल्स रेट एक इंसान की कितनी होती है? 72 पल्स पर मिनट, 72 पल्स पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में 72 बार हृदय को धड़कना चाहिए। अब उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन से इतना ज़्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप उसको एक जगह नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं रोग पर। रोग में होते हैं जो कि संचारी रोग होते हैं और असंचारी रोग, यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो संचारी रोग और नॉन संचारी रोग के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, मतलब कौन कौन से संचारी रोग हैं, कौन कौन से असंचारी रोग हैं। जैसे कि अगर किसी को जुकाम हो गया, ये संचारी रोग है, एक दूसरे से फैलेगा, ठीक है। बट अगर किसी को मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो ये फैलेगी नहीं एक दूसरे से, ठीक है। और जैसे कैंसर है, ये भी असंचारी रोग में है। मलेरिया और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं, ये संचारी रोग में आता है। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। पर्यावरण विज्ञान तो प्राकृतिक संसाधन देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक होता है जो
बार बार प्रकृति उसे खुद से बनाती रहती है, और एक होता है जिसे प्रकृति नहीं बना सकती। तो जो नवीकरणीय है उनके उदाहरण और अनवीकरणीय के उदाहरण, जैसे सूर्य, पवन, ये बार बार प्रकृति बनाती रहती है, परमानेंट है। बट कोयला और पेट्रोलियम ये क्या है, धीरे धीरे समय के साथ ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद में प्रदूषण कितने तरह का होता है सबको पता है, वायु, जल हो गया, ध्वनि हो गया, ठीक है, भूमि का भी प्रदूषण होता है, और वाहनों का धुआं जो है ये प्रदूषण का कारण होता है। ये सब छोटी बातें सबको पता है। अब उसके बाद में आगे आते हैं इकोसिस्टम में, जैविक, अजैविक, खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, जैसे कि एक घास है, वो घास को हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा, तो ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं वन लाइनर पे, महत्वपूर्ण एक पंक्तीय तथ्य। तो सबसे पहले है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो ये है स्किन यानी त्वचा। त्वचा सबसे बड़ी है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त की शुद्धि का कार्य कौन करता है? तो करता है किडनी। उसके बाद में पीएच ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध पानी का, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7। ये क्वेश्चन आप बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है। उसके बाद में विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। और सामान्य रक्तचाप जो होता है 120 और 80 mmHg होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सातों जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये जो पॉइंट्स, इन पॉइंट से आप 1-2 क्वेश्चन की उम्मीद ज़रूर रखिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो शक्ति की जो एसआई यूनिट है, जो भी हमने पहले बात भी करी है, वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट है, ठीक है। और विच गैस इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? हमने अभी बात किया कि ऑक्सीजन। कुछ 15 क्वेश्चन और है मेरे पास, जिनका हम एक प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में इस वीडियो का अंत हो जाएगा और आपका जो सामान्य ज्ञान का लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इससे अधिक आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? सबको पता है भाई, एम्पेयर है। जिसको नहीं पता लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि के लिए मैंने अभी बताया था कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। किस माध्यम में नहीं चल सकती? वैक्यूम में। क्यों? वैक्यूम में माध्यम ही नहीं होता कोई। अब आते हैं कि कौन सा मिरर को हम रियर व्यू मिरर गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कौन सा वाहनों में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, पीछे देखने का शीशा, वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तर है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण, ताकि ज़्यादा एरिया को वो छोटे से मिरर में दिखा सके, ठीक है। उसके बाद में आते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं रसायन विज्ञान से। तो केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं विच गैस इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि ऊष्मीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो भाई उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग का आजकल बहुत ही लाइट में चल रहा है और बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। अब आते हैं कि पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो अभी मैंने बताया था कि पीएच, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7। ये अपने दिमाग में रख लीजिए। अब क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना क्या है? ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि न्यूट्रलाइजेशन है? कैसा रिएक्शन है? तो ये कैसा है? ऑक्सीकरण रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है आकर के, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में द पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा गया है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अपने दिमाग में ये भर लीजिए। और अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप कोशिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। बट जितना मैं आपको इसमें बता रहा हूँ और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उतना मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। सबको पता है कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन है, अभी हमने बात करी थी, ठीक है। रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो रक्त जो ब्लड ग्रुप होता है, ऐसे हम बोलते हैं ए प्लस, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सारे ग्रुप जो होते हैं ये कैसे निर्धारित होते हैं? तो ये एंटीजन से निर्धारित होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं 2-3 क्वेश्चन और हमारे बचे हैं। विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर, जो आग बुझाने वाला
यंत्र होता है उसमें कौन सा गैस प्रयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रयोग होता है। क्या कौन सी गैस प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वो क्या है? सूर्य। सूर्य से ही सारी एनर्जी मिलती है और बनती है, ठीक है। अगर आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य ही एनर्जी का मेन सोर्स है और उससे ही सारी एनर्जी बनी हुई है। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे के कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये है पत्ती, लीफ। पत्ती में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो इतना ही था आज के हमारे इस लेक्चर में। और आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके कवर करते जाएंगे। आज हमने सामान्य विज्ञान को यहाँ से निपटा दिया है। अब अगला टॉपिक होगा हमारा भारत का इतिहास। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और ध्यान लगाकर पढ़िए और फिजिकल पर अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।